ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। समाज में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सबसे अच्छी जॉब कैसी है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है टीचर की। तो आज हम 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ख़ास मेहमान, कोटा और पूरे हाड़ौती संभाग के जाने माने साइकोलॉजी टीचर श्री आशीष जी दुबे सर, जिनका नाम पूरे हाड़ौती में सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे सभी तरह के जो शिक्षक भर्तियाँ हैं इसमें सिलेक्शन भी पा चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा है राजस्थान की सबसे चर्चित वैकेंसीज में से एक होती है और ज़्यादातर विवादों में भी होती है और हर बार इसका पैटर्न कुछ ना कुछ अलग तरीके से बदलता रहता है। तो इस बार भी जो है वो रीट के बाद एक बार फिर से मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है और जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा 2013 में हुआ था और अब 2022 में दोबारा से हो रहा है। तो इन 9-10 सालों में दोबारा फिर से वही पैटर्न आया है। तो इस 2022 में वो परीक्षा का पैटर्न किस तरह से अलग रहने वाला है, उसमें और इस पैटर्न में क्या समानता है और क्या असमानता है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। इसमें सबसे बड़ी परिवर्तन ये है, पाठ्यक्रम में काफ़ी विषय नए जोड़ दिए गए हैं। जैसे प्रबंधन शैक्षिक परिदृश्य के रूप में जोड़ा गया है, सूचना तकनीकी IT के नाम से जोड़ा गया है, नई शिक्षा नीति को शामिल कर दिया गया है और पंचायत का स्तर भी चेंज कर दिया गया। पहले पंचायत स्तर पर होता था, अब आपका अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करा रहा है। और सामान्यतः देखा जाता है अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और बाकी तो पाठ्यक्रम लगभग 2013 जैसा ही है। कुछ यही जो नए विषय जुड़े हैं इनको बच्चे को थोड़ा सा अलग से मेहनत करना होगा, प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड इसको करवा रहा है। तो जैसा कि हमने देखा है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होती हैं उनका स्तर काफ़ी कठिन होता है। तो पहले जिला परिषद की तरफ से इसका आयोजन होता था तो स्तर काफ़ी सरल होता था। तो इससे बच्चों की तैयारी पर तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, बच्चों की तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कोई भी बोर्ड कराए उनके लिए तो सब समान है। बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने पाठ्यक्रम को समय से पूरा करें और रिवीजन पर अधिक ध्यान दें। तो जो इसमें एक भ्रांति अक्सर बच्चों में ये है कि जो रीट के जो मार्क्स हैं, किसी के 90 है, किसी के 100+ है, किसी के 150 के करीब नंबर हैं, तो क्या उन मार्क्स का इस भर्ती परीक्षा में कोई असर पड़ने वाला है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो क्वालिफाई हैं सभी के लिए समान है, सभी मेंस का फॉर्म भर सकते हैं और सभी परीक्षा दे सकते हैं। इस मार्क्स से कोई यहाँ परिवर्तन नहीं होना है। अच्छा, मतलब मार्क्स चाहे कितने भी हों, इस मुख्य परीक्षा के लिए अलग से तैयारी करनी है। अब आते हैं हम जो रीढ़ की हड्डी जो होती है इस 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स, जिसके कि आप बहुत अच्छे टीचिंग का काम भी करवाते हैं। तो साइकोलॉजी, जिसे कई स्टूडेंट्स डरते भी हैं, घबराते भी हैं, किसी का पसंदीदा सब्जेक्ट भी है। तो जितनी हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो ये आए हैं कि हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं भूल जाते हैं। और एक और समस्या ये आती है कि जैसे हम पढ़ के जो जाते हैं तो वहाँ पर पेपर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे आते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से आए। तो इस चुनौती का सामना बच्चे कैसे करें, यानी कि इस चीज़ की तैयारी बच्चे कैसे करें? देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है, इसको प्रैक्टिकली समझा जाए ज़्यादा अच्छा है। हम क्या करते हैं, और विषयों की तरह इसको रटने का प्रयास करते हैं। ये रटने का विषय नहीं, इसको समझा जाए। अप्लाइड साइकोलॉजी एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, इसको आप अपने व्यवहार में ला दो और जिस दिन हमारे व्यवहार में साइकोलॉजी आ गई, सबसे सरल विषय साइकोलॉजी बन जाती है। साइकोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस ये है कि हम इसको विषय समझ के ना बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में इसको लाने का प्रयास करें। और जैसे साइकोलॉजी में जब हम क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसमें क्या होता है कि जो 4 ऑप्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल जुड़वा भाई बहनों की तरह दिखाई देते हैं, एक जैसे। और अब चूंकि इस वाले पैटर्न में जो है वो रीट की तरह तो है नहीं, इसमें 1/3 जो है वो माइनस मार्किंग भी है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि 4 एक जैसे दिखने वाले प्रश्नों में अगर बच्चे कन्फ्यूज हो तो उस तरह के सवालों को कैसे हल करें?
देखो, 4 विकल्प, चारों में तो हमें 2 तुरंत निकल जाते हैं कि 2 गलत हैं, 2 को तो हम अलग कर लेते हैं, 2 में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ऐसे प्रश्नों में देखो, जो आपने पढ़ाई किया है उसको थोड़ा सा सोचें, विचारें, चिंतन करें और तब सॉल्व करें। यहाँ हम तुक्का नहीं लगा सकते, इसलिए कि माइनस मार्किंग है और बहुत ज़्यादा अच्छी माइनस मार्किंग है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो सोच समझ के उत्तर दें। कोई ऐसी किताबें, बुक्स जो साइकोलॉजी को बच्चों को समझाने में अच्छे से मदद कर सके, तो ऐसी कोई बुक्स है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को कि आप इसमें से पढ़ें, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा? वैसे कोई बुक्स के तो मैं सजेशन नहीं करता, मैं यही कहूँगा कि देखो, जो भी आपके पास मटेरियल है, नई नई बुक्स खरीदने का अच्छा अपना ये है कि अपने पास जो भी मैटर है, किसी कोचिंग का, किसी नोट्स का, किसी कोई बुक्स है, जो भी आपको लगता है पाठ्यक्रम के अनुरूप है, उसी को पढ़ो। हम एक बुक पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा है, हम 10 बुक अलग अलग लाएं और नहीं पढ़े। और कन्फ्यूजन साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है कि अलग अलग बुक में अलग अलग मैटर दिया हुआ होता है और हमारी फिर कन्फ्यूजन और बढ़ती है। इसलिए एक ही बुक पढ़ो, जहाँ तक होगा वो बुक आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और जो ये 3rd ग्रेड की जो भर्ती है, तो इसमें कई बच्चे कोचिंग करते हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं। तो जो कोचिंग नहीं करते हैं उनके मन में ये रहता है कि हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस भर्ती परीक्षा में कामयाब होने के लिए कोचिंग का कितना रोल है? मतलब इसके बिना भी काम हो सकता है या इससे इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? इस बारे में अपने विचार बताएं। देखो, वैसे इस बार जो पाठ्यक्रम आया है बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। 2013 वाले जो भी बच्चे थे वो 2013, 14, 15, 16 में कहीं ना कहीं चयनित हो गए। अब जो बच्चे हैं नए हैं, उनके लिए पहला पाठ्यक्रम बिल्कुल नया है, प्रबंधन एकदम नया है, सूचना तकनीकी नई है। तो इस पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव आया है। और विशेष तौर पर देखें, बीएसटीसी वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए जो फर्स्ट लेवल के हैं, उन्होंने जीके को कभी इतना व्यापक रूप में नहीं पढ़ाया है। तो मेरे समझ से ज़रूरी है कि हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। और जहां मार्गदर्शन की बात करते हैं तो कोचिंग जरूरी हो जाती है। कोचिंग से हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पाठ्यक्रम कवर करना है, क्या क्या हमारे पाठ्यक्रम में। इस बार पाठ्यक्रम भी बहुत छिपा हुआ है कि क्या आएगा अभी किसी को नहीं पता, बस लोग अनुमान लगा रहे हैं। भले पाठ्यक्रम ओपन कर दिया सरकार ने कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। अब किसी सब्जेक्ट में, जैसे प्रबंधन की बात करें, 4 टॉपिक दे दिए कि 4 टॉपिक में आएंगे। तो 4 टॉपिक के अंदर कितने, अब नवाचार दे दिया, नवाचार में कितने टॉपिक नवाचार में टीचर्स पढ़ाते हैं, बुक वाले कितना छापते हैं, ये सब परेशानियां बनी हुई हैं। और बच्चा क्या पढ़े, इसलिए हम तो यही सलाह देते हैं कि गाइडलाइन बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसके अलावा टीचिंग मेथड के बारे में भी कुछ बताएं, जैसा कि इनको मतलब किस तरह से कवर किया जा सकता है। टीचिंग मेथड में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बुक्स के बारे में या इसकी तैयारी को लेकर के, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखो, शिक्षण विधियों के लिए कहते हैं, शिक्षण विधियाँ जो आपने प्री में तैयारी की है लगभग मेंस में भी वही हैं, 1-2 टॉपिक चेंज है, बाकी प्री वाला ही है। और प्री में शिक्षण विधियों का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, नॉर्मल विधियाँ आई थी। सारे बच्चों ने लगभग 50 में 40-45 तो कर ही लिया था। और यहाँ भी अगर आप 40-45 करते हैं, मतलब जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे भाई देखें, फर्स्ट लेवल में तो 20 प्रश्न आ रहे हैं शिक्षण विधियों के और सेकंड लेवल में 10 आ रहे हैं। तो लगभग आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके प्री वाला सिलेबस कवर कर लें, जैसे भी आपने पढ़ाई किया था, तो आपका कवर हो सकता है। और रही बातें जो नए 1-2 टॉपिक जुड़े हैं, उनको जैसे भी आपको अरेंज करना है, या तो बुक के माध्यम से या कोचिंग के नोट्स के माध्यम से, तो शिक्षण विधियाँ कवर हो जाएंगी। एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते और एक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि सृजन क्लासेज एक बहुत अच्छी कोचिंग है जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो सृजन क्लासेज के एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते जो यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले शिक्षक भर्ती के जो सभी विषय हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो किस तरह से और सब्जेक्ट में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सृजन क्लासेज हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे हड़ौती के लगभग हम पर विश्वास करते हैं और हम उनके विश्वासों पर खरे उतरे हैं। और हम यही कहेंगे कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को हमें नहीं देखना है। 16 सब्जेक्ट हैं, हमें लगता है कि फर्स्ट लेवल में हमें 16 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकंड लेवल में हमें 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सब्जेक्ट पर ध्यान ना दें। प्रश्न वही हैं जो प्री में थे, 150, यहाँ भी 150 हैं। समय भी वही है, 2.5 घंटे वहाँ भी था, 2.5 घंटे यहाँ भी समय है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरे जोश के साथ तैयारी करना है। और बहुत ज़्यादा मेरिट ऊपर नहीं जानी है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो अगर आप जैसे प्री में आपने क्वालिफाइंग मार्क्स ला दिया, यहाँ भी आप क्वालिफाइंग मार्क्स ला देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी विशेष तौर पर। जैसा कि हमें मालूम है कि आप उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं और राजस्थान में आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं।
तो उत्तर प्रदेश से और राजस्थान का जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा की जो तैयारी करवाई जाती है, वो किस प्रकार से आपने भिन्न देखा, क्या कैसा महसूस किया? नहीं, मैंने यहाँ देखा राजस्थान में क्या है, बालिकाओं की शिक्षा बहुत अच्छी है और बालकों की अपेक्षा बालिकाएं बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं। हमारे कोचिंग में भी हम देखते हैं तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि आप इनसे प्रेरणा लो। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और बच्चे मेहनत करते हैं। यहाँ के बच्चे हमारी कोचिंग में हम देखते हैं सुबह से आते हैं, शाम तक पढ़ते रहते हैं और पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हमने देखे हैं जो केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, दोपहर का उनको भोजन भी नहीं मिल पाता है। पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ अपने बारे में बताएं सर। मेरे बारे में तो बस हमारे विद्यार्थी जानते हैं। हमारे विद्यार्थी संयोग से आप देखो, आपके सूफी चैनल वाले भी हमारे विद्यार्थी ही हैं, तो हमारे विद्यार्थी खुद ही जानते हैं। हड़ौती में लगभग सब जानते हैं, और क्या बताऊं जी। एक और बहुत अहम सवाल कि जो शिक्षा का जो आजकल व्यवसायीकरण हो रहा है, ये कुछ लोग इसे सही बताते हैं, कुछ लोग इसे गलत बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी आप अपनी बात रखें कि ये कितना सही है, इसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है शिक्षा के व्यवसायीकरण पर। देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो व्यवसायीकरण आवश्यक है, क्योंकि हमारे एनसीएफ 2005 में यशपाल समिति की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार भी ये कहा गया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसके लिए कुछ न कुछ बिजनेस में आना पड़ता है। इसलिए हम तो समर्थन करते हैं शिक्षा व्यवसायीकरण का, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये हम जो भी चाहते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, शिक्षा से लोग जुड़ें। जब तक ये बिजनेस नहीं बनता, एक व्यवसाय नहीं बनता है, लोग जुड़ने का कम प्रयास करते हैं और जोड़ने का कम प्रयास करते हैं। इसलिए हम तो अपना व्यू यही देते हैं कि हमारा समर्थन है व्यवसायीकरण को। आखिरी सवाल ये है कि जो 3rd ग्रेड टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कोचिंग कर चुके हैं या जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, उन सब तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना किसी भय के आप तैयारी करें, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है और पाठ्यक्रम कठिन भी है तो सबके लिए कठिन है। आप केवल अपनी मेहनत जारी रखें, कोशिश करें, जो भी विषय आपके लिए अच्छे हैं उनको अच्छे से मेहनत करें। जिन विषय में आप कमज़ोर हैं, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, जो विषय ज़्यादा कमज़ोर हैं उन पर कम ध्यान दें, जो ज़्यादा अच्छे हैं उनमें हम ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करें। कमज़ोर विषयों पर हम मेहनत करेंगे, फिर भी कमज़ोर हैं तो उन विषयों को हम छोड़ने का प्रयास करें। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम 150 में 150 प्रश्न की तैयारी करें। हम 150 में 120 की भी तैयारी कर सकते हैं, 130 की भी तैयारी कर सकते हैं और 100-110 ला सकते हैं, तो हमारा चयन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे आशीष दुबे सर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के बारे में बहुत ही उपयोगी यूजफुल टिप्स दे रहे थे। आज की वीडियो में इतना ही। दोबारा फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।